नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स के इस सत्र में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। तो क्यों है ये चर्चा का विषय? आपने देखा होगा कि एक न्यूज आया जिसमें यह कहा गया है कि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये आज्ञा दी है कि वैसे जो भी ऑफिशियल्स जो कि आईसीसी के हैं यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हैं, और जो किसी भी यूएस सिटीजन या फिर यूएस के जो क्लोज एलाइज हैं, जैसे इजराइल क्या है, यूएस का काफी क्लोज एलाइज है, काफी क्लोज फ्रेंड है, उनके खिलाफ अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो यूएस क्या कर सकता है, उन ऑफिशियल्स के खिलाफ इकोनॉमिक एंड ट्रेवल सैंक्शन लगा सकता है। यानी कि मान लीजिए, आप सभी जानते हैं कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ जो है आईसीसी ने क्या निकाल रखा है, अरेस्ट वारंट। उनके ऊपर वॉर क्राइम का आरोप है, जेनोसाइड का आरोप है। तो आप देखोगे कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है किसने, आईसीसी ने। तो मान लीजिए जो भी ऑफिशियल्स इस मैटर की जांच कर रहे होंगे, उनके ट्रैवलिंग पर और उन पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है कौन, यूएस। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और यहां पर आप देखोगे कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर वो है क्या, वो किस तरह के अपराधों की जांच करता है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर क्या कर लेते हैं, आज डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो आने वाला प्री एग्जाम है या फिर जो लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, बीपीएससी के लिए भी ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ जिस तरीके से आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, उसके विरोध में ही आप देखोगे यूएस ने इस तरह के सैंक्शन लगाने की बात की है उन लोगों के ऊपर जो क्या कर रहे हैं, किसी भी यूएस सिटीजन या फिर जो उनके क्लोज एलाइज हैं उनके खिलाफ अपराधों की जांच कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं आईसीसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो सन 2002 में। तो क्या है, द कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन 2002 टू प्रोसिक्यूट, मतलब उन लोगों को दोष सिद्ध करने के लिए या फिर उन पर केस चलाने के लिए जिन पर कुछ प्रकार के अपराधों का क्या लगा है, आरोप। तो कैसे अपराध, आप यहां पर ध्यान देंगे। टू प्रोसिक्यूट व्हाट, वॉर क्राइम। पहला क्या है आपका, वॉर क्राइम। दूसरा क्या है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तीसरा क्या है, जेनोसाइड। एंड फोर्थ इज व्हाट, क्राइम ऑफ एग्रेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो वैसे कौन कौन से अपराध यहां पर क्या कहा गया है, युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम। दूसरा क्या है, मानवता के विरुद्ध अपराध यानी कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नरसंहार यानी कि जेनोसाइड। और फोर्थ है आपका आक्रामकता का अपराध यानी कि क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो कोई भी देश जो दूसरे देश पर हमला कर रहा है, बिना अकारण हमला कर रहा है, कोई भी ऐसा नेता जो किसी दूसरे देश के या फिर अपने ही देश में लोगों पर अत्याचार कर रहा है, इस तरह के अपराध कर रहा है, तो उस पर जो है आप देखोगे मुकदमा चलाने के लिए, उसको दोषी सिद्ध करने के लिए आप देखोगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यह आज्ञा दी गई है कि वो ऐसे लोग जिन पर ऊपर इस तरह के क्राइम के आरोप हैं उनके खिलाफ क्या कर सकता है, उनको प्रोसिक्यूट कर सकता है। तो ये बात बहुत ही आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि व्हेन मेंबर स्टेट्स आर अनविलिंग और अनेबल टू डू सो देमसेल्फ, मतलब कि किसी देश को लगता है, चाहे किसी देश को लगता है कि कोई दूसरा देश जेनोसाइड कर रहा है, जैसे आप देखोगे इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों ने क्या किया, केस किया आईसीसी में जाकर के। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी क्या है, एक तरीके से दायित्व है कि अगर कहीं पर भी जेनोसाइड हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है और उसको वो देश बंद नहीं करना चाह रहा है या फिर बंद करने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन उससे हो नहीं रहा है, तो आप देखोगे ऐसे मामलों में फिर इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो सामने आता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था,
2002 और 4 प्रकार के अपराधों को मैंने बताया, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आखिर कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसके आधार पर आईसीसी का जन्म हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1998 में दुनिया के देशों के बीच में एक ट्रीटी हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं रोम एस्टीट्यूट। हिंदी में क्या बोलेंगे, रोम संविधि। तो ये जो ट्रीटी थी, ये जो संधि थी, इसी के तहत आप देखोगे कि 2002 में आईसीसी का क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो किस ट्रीटी के अंदर किया गया, आपको ध्यान में रखना है, 1998 की ट्रीटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम एस्टीट्यूट, यानी कि रोम संविधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है आप देखोगे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा चुका है कि आईसीसी का निर्माण कब हुआ या फिर किस संधि के द्वारा हुआ। ठीक है, और फिलहाल आप देखोगे कि जो उनका वेबसाइट वो क्या बता रहा है कि कितने मेंबर हैं, तो 125 मेंबर है, किस में, आईसीसी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने बोला कि आईसीसी का जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, ओवर 4 मेन क्राइम। इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। समझना बहुत जरूरी है कि आखिर जेनोसाइड का मतलब क्या है ना, किसको हम जेनोसाइड कहेंगे, नरसंहार किसको कहते हैं। तो जो पहला यहां पर क्राइम है जिसके खिलाफ आईसीसी काम करता है वो क्या है, क्राइम ऑफ जेनोसाइड, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, नरसंहार का अपराध। अब ये होता क्या है, नरसंहार का मतलब क्या है, इसको डिफाइन किया गया कहां पर, उनके नियमों में। तो क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो कि क्या कर रहा है, किसी भी ग्रुप को पूरी तरीके से या पार्शियली खत्म करने का प्रयास कर रहा है। आप देखोगे किसी भी देश में अलग अलग प्रकार के एथनिक ग्रुप हो सकते हैं, आदिवासी ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के धार्मिक ग्रुप हो सकते हैं, है ना। तो आप देखोगे अगर कोई भी देश या फिर कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने देश में कोई भी जो नेशनल्स हैं, एथनिक ग्रुप है, रेशियल्स हैं, या फिर जो रिलीजियस ग्रुप हैं, उनको खत्म करने का प्रयास कर रहा है, उनके मेंबर्स को मारने का प्रयास कर रहा है, पार्शियली उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या, जेनोसाइड। तो या तो वो डायरेक्ट किलिंग कर रहा हो या फिर कुछ ऐसे काम कर रहा हो जिससे कि उनकी जनसंख्या कम हो जाए, उन्हें भागना पड़े उस देश को छोड़ करके, तो हम इन चीजों को क्या बोल सकते हैं, जेनोसाइड। तो मतलब कि नरसंहार का अपराध किसी विशेषता, जैसे कोई राष्ट्रीयता है किसी की अलग हो सकती है, कोई अलग जाति का हो सकता है, कोई अलग नस्ल का हो सकता है, कोई धार्मिक समूह हो सकता है, उसके सदस्यों की हत्या करना या फिर अन्य तरीकों से क्या करना, उसको पूरी तरीके से या फिर पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से नष्ट करने का जो है प्रयास करना, इसे हम क्या कह सकते हैं, जेनोसाइड। तो एक तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट किलिंग करते हैं, और दूसरा कुछ और आप काम कर सकते हैं, जैसे यहां पर इसको डिफाइन किया गया कि आप क्या कर रहे हैं, किसी एक खास जो ग्रुप है, वो एक एथनिक ग्रुप हो सकता है अलग, वो एक रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, आप अगर क्या कर रहे हैं, उसके सदस्यों को गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म आप क्या कर रहे हैं, उस ग्रुप के लोगों को कर रहे हैं, जिससे कि वो तंग आकर के या तो देश छोड़ दें या फिर कहीं चले जाएं। तो इसको भी क्या माना गया, जेनोसाइड यानी कि नरसंहार। क्या कहा जा रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि जानबूझ करके समूह पर ऐसी जीवन स्थितियों को थोप रहे हैं जिससे कि उसका पूरी तरीके से या आंशिक रूप से क्या हो जाए, भौतिक विनाश। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उनको बेसिक नीड नहीं दे रहे हैं, जैसे आप देखोगे उनको पीने की पानी आप नहीं दे रहे हैं, उनको बिजली नहीं दे रहे हैं, जो हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहिए था, यानी कि स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो आप उसको नहीं दे रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, उसके लिए उस देश में रहना पूरी तरीके से क्या होता जा रहा है, मुश्किल। तो उसी को हम कहेंगे ना कि आप जानबूझ करके ऐसी परिस्थितियां, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि या तो उनका पूरी तरीके से विनाश हो जाए या फिर आंशिक रूप से वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसको भी क्या माना जाएगा, जेनोसाइड। या फिर आप क्या कर रहे हैं, जो भी ग्रुप है
वहां पर बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका जन्म ना हो, जिससे उनकी जनसंख्या ना बढ़े और धीरे धीरे उनकी जनसंख्या खत्म हो जाए। तो अगर कोई देश क्या कर रहा है, इंपोजिंग मेजर्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ विद इन द ग्रुप, तो आप उस ग्रुप के भीतर जन्म को रोकने का क्या कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। या फिर उनके जो बच्चे हैं उनको आप जबरन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे देश में। जैसे रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके पर यह आरोप लगा कि वो क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के बच्चों को अगवा करके दूसरे देशों को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक जेनोसाइड का क्या है, क्राइम माना जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल में डिफाइन मैंने कर दिया है कि आखिर जेनोसाइड का मतलब क्या होता है। आप किसी एक ग्रुप, जो भाषाई आधार पर अलग हो सकता है, जो एथनिक आधार पर अलग हो सकता है, जिसकी राष्ट्रीयता अलग हो सकती है, नेशनलिटी अलग हो सकता है, उसको खत्म करने का क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्रयास। तो ये क्या है, क्राइम ऑफ जेनोसाइड। दूसरा क्या है, आप देखोगे सेकेंड जो अपराध है वो क्या है ना, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के खिलाफ अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध। अब ये क्या होता है मानवता के खिलाफ अपराध, जैसे आप देखोगे कि अगर हम आईसीसी का जो पूरा का पूरा अपराधों का लिस्ट है उसमें देखें, तो 15 तरह के क्राइम को क्या बोला गया कि वो क्या है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माने जाएंगे, मानवता के खिलाफ अपराध माने जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मर्डर करवा रहा है, मास मर्डर है ना, यानी कि क्या कर रहा है, लोगों की हत्या करवा रहा है, रेप यानी कि बलात्कार। दूसरा क्या है, इम्प्रिजमेंट यानी कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को उठा करके जेलों में बंद कर रहे हैं, कारावास। फिर क्या कहा गया, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, लोगों को आप क्या करते रहे हैं, गायब कर दे रहे हैं। बहुत सारे देशों पे ये आरोप लगता है कि वो जो लोग विरोध करते हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, डिसअपियर कर दे रहे हैं। वैसे नेताओं को आप क्या कर रहे हैं, गायब करवा दे रहे हैं। तो मतलब अगर आप जबरन लोगों को क्या करें, गायब कर दें, या फिर स्लेवरी यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उनको अपना दास बना रहे हैं, है ना। वुमेन प्राइमरली ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, जिसमें कि बच्चे और महिलाएं क्या हैं, शामिल हैं। यानी कि महिलाओं और बच्चों को आप क्या कर रहे हैं, दास बना रहे हैं। यौन दासता यानी कि सेक्सुअल स्लेवरी, तो किसी एथनिक ग्रुप का, किसी ग्रुप के महिलाओं को लाना और उसको क्या करना, सेक्सुअल स्लेव बना देना। या फिर आप देखोगे लोगों को यातना देना, टॉर्चर करना। अपार्थाइड यानी कि रंगभेद की नीति अपनाना उनके खिलाफ। या फिर डिपोर्टेशन यानी कि उनको जबरन किसी दूसरी जगह पर भेज देना। इनको क्या माना जा सकता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। याद रखिएगा, मानवता के विरुद्ध अपराध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि नाम तो सुन लिया जेनोसाइड, लेकिन जेनोसाइड का मतलब क्या है, या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का नाम तो सुना है, लेकिन सर होता क्या है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो मैंने डिटेल में इसको डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला गया, वॉर क्राइम। जो तीसरा अपराध है जिसके खिलाफ काम करता है कौन, आईसीसी, वो क्या है, वॉर क्राइम। और वॉर क्राइम का मतलब क्या, युद्ध अपराध। तो युद्ध अपराध जैसे आप देखोगे जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन पर लग रहा है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन पर युद्ध अपराधों का आरोप लग रहा है। तो युद्ध अपराध क्या, इसको भी डिफाइन किया गया कहां पर, आईसीसी के द्वारा। तो आप देखोगे क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई संघर्ष हो रहा है ना, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, और वहां पर आप अगर देखोगे कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई जो देश है वो बाल सैनिकों का उपयोग कर रहा है, ठीक है ना, मतलब यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर, ये बहुत बड़ा अपराध है। सेनाएं लड़ रही हैं, व्यस्क होने चाहिए वो, लेकिन जब कोई देश क्या करे, अपनी सेना में, अपने ग्रुप में बच्चों को शामिल करने लगे, तो बच्चों को शामिल करेंगे तो मरेंगे भी कौन, बच्चे। तो बच्चों को सेना के रूप में शामिल करना। किलिंग और टॉर्चर ऑफ पर्सन, जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे सिविलियंस हैं उन पर हथियार चला दिया जाता है, उनको मारा जाता है। तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, सेनाओं के बीच में लड़ाई है, लेकिन सिविलियन को आप क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। जो वार प्रिजनर्स हैं, मतलब जो युद्ध बंदी हैं, उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, मतलब उनको मार रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको भूखा रख रहे हैं। ये भी क्या माना जाएगा, वॉर क्राइम। क्या कहा जा रहा है,
इंटेंशनली डायरेक्टेड अटैक अगेंस्ट हॉस्पिटल्स, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स और बिल्डिंग डेडिकेटेड टू रिलीजियस एजुकेशन, आर्ट, साइंस और चैरिटेबल पर्पस। मतलब युद्ध हो रही है सेनाओं के बीच में, तो आप किसको निशाना बनाएंगे? जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि कोई देश जानबूझ करके क्या कर रहा है, ऐसे बिल्डिंग्स पर हमला कर रहा है जो कि क्या है, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स हैं, पुराने जो ऐतिहासिक रूप से क्या इंपॉर्टेंट जगह हैं, या फिर कोई क्या कर रहा है, ऐसी बिल्डिंग पर हमला कर रहा है जो कि हॉस्पिटल्स हैं, जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो कि आर्ट, साइंस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर तो सिविलियन होंगे ना, और यहाँ पर अगर आप हमला करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, स्कूल उड़ा दिया आपने, तो ये क्या है, वॉर क्राइम में आता है। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो आप देखोगे उस पर आरोप लगता है वॉर क्राइम का, जैसा कि इजराइल और रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके ऊपर लग रहा है। तो ये तीसरा अपराध था। चौथा क्या है, क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्राइम ऑफ एग्रेशन मतलब कि इसको हिंदी में बोलेंगे आक्रामकता का अपराध। ये है क्या? इसको डिफाइन किया गया सही तरीके से 2010 में। याद रखिएगा, जो आईसीसी के जो मेंबर्स हैं उनका जो है क्या हुआ था, कंपाला युगांडा, है ना, कंपाला शहर का नाम, युगांडा देश का नाम। 2010 में क्या हुआ, यहाँ पर उनकी बैठक हुई। रोम इंस्टीट्यूट जिसके द्वारा किसको बनाया गया है, आईसीसी को, उसका रिव्यू करने के लिए, और वहां पर डिफाइन किया गया क्राइम ऑफ एग्रेशन को। क्राइम ऑफ एग्रेशन का मतलब क्या है, दो देश हैं, मान लीजिए एक्स और वाई। एक देश बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा है, दूसरा देश बहुत ही छोटा है, स्मॉल है ना, और ये जो पावरफुल देश है वो जानबूझ करके इस देश पर हमला कर देता है। जैसे रसिया ने यूक्रेन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो मतभेद है, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए रूस जो ताकतवर कंट्री है उसने क्या किया, यूक्रेन पर इसलिए हमला कर दिया ये सोच करके कि यूक्रेन टिक नहीं पाएगा उसके सामने। तो क्या है, आप जानबूझ करके क्या कर रहे हैं, किसी भी देश की सोवर्निटी यानी कि उसकी संप्रभुता, उसकी इंटीग्रिटी यानी कि उसकी अखंडता, या फिर उसका इंडिपेंडेंस मतलब उसकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि सशस्त्र बल का प्रयोग कर रहे हैं, आर्मी का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो आप किसी दूसरे देश की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता यानी कि सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं बाई फोर्स, या फिर आप क्या कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, बातचीत के माध्यम से चीजों को हल करना चाहिए। तो इसे जो है डिफाइन कब किया गया, याद रखिएगा 2010 में, जब युगांडा कंपाला में क्या हुआ था, युगांडा के कंपाला शहर में एक कॉन्फ्रेंस। तो ये 4 ऐसे क्राइम है जिसके अगर आरोप लगते हैं आपके ऊपर तो यहाँ पर आईसीसी आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल सकता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा जो है ये तो हो गई आईसीसी के बारे में, आईसीसी किन अपराधों के खिलाफ काम करता है उसके बारे में। थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी जो आईसीसी है उसमें 100 देशों के करीब 900 स्टाफ मेंबर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ही पूछते हैं एग्जाम में कि इसके ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं। तो याद रखिएगा जो आईसीसी है वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 125 मेंबर हैं इसके सदस्य। तो आप देखोगे कि इसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन से, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश। ये क्या है, 6 क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, और 2 क्या है आपका वर्किंग लैंग्वेज। कौन कौन से, इंग्लिश और फ्रेंच। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी वगैरह में जरूर इसको पूछ लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता ही है, हेग, नीदरलैंड। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि अभी जो है कितने मामले आईसीसी के सामने हैं, तो यहाँ पर भी डेटा मैंने दे दिया है कि अभी जो आप देखोगे अभी तक आईसीसी के सामने 32 केसेस जो हैं आए हैं, और इन 32 केसेस में आप देखोगे जो आईसीसी के जजेस हैं उन्होंने अभी तक 60 अरेस्ट वारंट जो है निकाले हैं। इसमें रूस के
राष्ट्रपति का भी नाम है और इजराइल के प्रधानमंत्री का भी नाम है। म्यांमार के नेताओं के खिलाफ भी आप देखोगे पिछले साल अरेस्ट वारंट आईसीसी ने निकाला था वॉर क्राइम और जेनोसाइड के नाम पर। तो आप देखोगे अभी तक 60 अरेस्ट वारंट जो है निकाला जा चुका है, किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। कहा जाता है कि 21 पीपल हैव बीन डिटेन्ड इन द आईसीसी डिटेंशन सेंटर एंड हैव अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, यानी कि अभी तक 21 लोगों को डिटेन किया गया है आईसीसी के द्वारा अरेस्ट वारंट जो निकाला गया है उसके कारण, और उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया है। अगर हम कन्विक्शन की बात करें तो कहा जाता है कि आप देखोगे 11 ऐसे पर्सन हैं जिनको अभी तक जो है कन्विक्शन हुआ है ना, और 4 ऐसे हैं जिनको जो है छोड़ा जा चुका है। 7 ऐसे लोग हैं जिनको मौत के कारण उन पे जो आरोप लगे थे उनको खत्म कर दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आप पीपीटी से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो पीडीएफ का लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप ध्यान में रखोगे, अगर हम आईसीसी के स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे आप देखोगे आईसीसी के 4 ऑर्गन हैं, 4 पार्ट्स हैं। एक होता है आपका पार्ट है प्रेसिडेंसी, दूसरा है जुडिशियल डिवीजन यानी कि न्यायिक प्रभाग, तीसरा क्या है प्रोसिक्यूटर ऑफिस यानी कि अभियोजक का कार्यालय, और चौथा है रजिस्ट्री, है ना। और इन सभी में आपको याद रखना है कि जो जुडिशियल डिवीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी क्या है इंपॉर्टेंट। तो 4 ऑर्गन ऑफ आईसीसी, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन, प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस और चौथा क्या है आपका रजिस्ट्री, सभी के अपने अलग अलग क्या हैं कार्य हैं। मैंने कहा कि इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जुडिशियल डिवीजन। तो यहां पर क्या होते हैं जजेज होते हैं, और बार बार ये पूछा जाता है कि आईसीसी में कितने जज हैं। तो याद रखिएगा कि टोटल 18 जज होते हैं कहां पर आईसीसी में, और ये जो 18 जज हैं उनको जो है असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टी यानी कि जो मेंबर हैं किसके आईसीसी के, उनके द्वारा क्या किया जाता है चुना जाता है। तो याद रखिएगा 18 जज होते हैं, उनके क्वालिफिकेशन, उनके इम्पार्शियलिटी, उनकी इंटीग्रिटी के आधार पर आप देखोगे उन्हें चुना जाता है। यानी कि आप देखोगे उनकी योग्यता, उनकी निष्पक्षता, उनकी ईमानदारी और उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर इनको क्या करते हैं हम लोग पूरी दुनिया में सेलेक्ट करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है यानी कि टर्म जो होता है वो कितना सालों का होता है 9 ईयर का, विच इज नॉन रिन्यूएबल, मतलब दोबारा वो जज नहीं बन सकते। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि एक बार आप जजेस के रूप में नियुक्ति हो जाती है तो दोबारा आप आईसीसी के जज नहीं बन सकते। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद इसको आप लोग रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको यहां पर दे दी हैं आईसीसी के बारे में न्यूज को लेकर के। मेंबर कौन है तो याद रखिएगा कि यूएस है या फिर जो चाइना है या फिर जो रसिया है, इन तीनों में से आप देखोगे कोई भी जो है इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का। इजराइल भी आप देखोगे इसका मेंबर नहीं है। तो ये देश बोलते हैं कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री ने कोई क्या किया है गुनाह भी अगर किया होगा तो आईसीसी के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो इजराइल के किसी नेता के खिलाफ जांच कर सके। तो आप देखोगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, रसिया है, चाइना है, यूएस है, म्यांमार है, या फिर आप देखोगे कि जो इजराइल है वो क्या कर रहा है, इसका मेंबर वो नहीं है, लेकिन फिर भी अरेस्ट वारंट निकल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आईसीसी का जो घोषणा पत्र है या फिर आप देखो कि जो रोम इंस्टीट्यूट है जिसके आधार पर आईसीसी का निर्माण किया गया, वो क्या कहता है कि दुनिया के देशों की जिम्मेदारी है कि दुनिया के किसी भी जगह पर अगर क्या हो रहा हो, जेनोसाइड हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है, तो उसको वो क्या करे, खत्म करने का काम करे। तो इजराइल ने गाजा पर हमला किया, वहां पर बच्चों की मौत हुई। आप देखोगे साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने क्या किया, इसके खिलाफ आईसीसी वो चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया के देशों की जिम्मेदारी है, इसीलिए रसिया इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए आप देखो इजराइल इसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इनके नेताओं के द्वारा जो जेनोसाइड किया गया है उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट रिलीज करता है कौन, आईसीसी, क्योंकि मेंबर स्टेटों ने क्या किया, इनके खिलाफ कंप्लेन किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। आशा करता हूं कि मैंने डिटेल में इसको डिस्कशन करने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये सत्र अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और हमारे जो नए बैचेज हैं यूपीएससी के और बीपीएससी के वो शुरू होने वाले हैं, तो आप हमारे पटना सेंटर पर आकर के इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, उस पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।